क्या खेल रहे थे लास्ट क्लास में? क्या कर रहे थे लास्ट क्लास में? क्या था कहानी? स्प्रिंग फोर्स के बारे में हम बात कर रहे थे। गुड। तो स्प्रिंग फोर्स में मैंने आपसे कहा था कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो पुलिंग फोर्स भी लगा सकता है, वो पुशिंग फोर्स भी लगा सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि वो खिंचा हुआ है कि दबा हुआ है, और स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू kx होती है, वेयर x इज चेंज इन लेंथ। एक्स लेंथ बढ़ाओ या एक्स लेंथ घटाओ, दोनों केस में स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू kx ही होती है। क्लियर है क्या मेरी बात? स्प्रिंग फोर्स के मैंने आपसे कहा था कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो डिपेंड करता है उसके मटेरियल पे, उसकी वर्लिंग पर, उसकी मोटाई पर, उसकी लंबाई पर, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, लिखिए उसके आगे। फॉर अ गिवन स्प्रिंग, फॉर अ गिवन स्प्रिंग स्ट्रक्चर, फॉर अ गिवन स्प्रिंग स्ट्रक्चर, फॉर अ गिवन स्प्रिंग स्ट्रक्चर। गिवन स्प्रिंग स्ट्रक्चर का मतलब यह हुआ कि उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया है वो सेम है, उसमें जो उसकी मोटाई है वो सब कुछ सेम है, उसका मोड़ा गया जो है वो भी सेम है, उसकी गोलाई भी सेम है, सब कुछ सेम है, नंबर ऑफ टर्न्स जितने पर यूनिट लेंथ में डाले जा रहे हैं वो सब कुछ सेम है, सिर्फ लेंथ अलग अलग है। एक छोटी स्प्रिंग है, एक बड़ी स्प्रिंग है। क्लियर है? फॉर अ गिवन स्प्रिंग स्ट्रक्चर, the spring constant is inversely proportional to length of the spring. Inversely proportional to length of the spring. मान लो ये आपकी स्प्रिंग है, ये आपकी स्प्रिंग है, ये आपकी स्प्रिंग है, इसकी लेंथ L है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है। अगर ऐसी ही दिखने वाली ये दूसरी स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है, इसकी लेंथ जो है वो L/2 है, पर एकदम स्ट्रक्चर एकदम एक जैसा है, मटेरियल एक जैसा है, वर्लिंग एक जैसी है, पास पास जो सर्कल्स हैं वो एकदम एक जैसे हैं, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो जाएगा। यानी स्प्रिंग कांस्टेंट जितनी लंबाई कम होती जाती है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतने गुना बढ़ता जाता है। वी कैन इजीली प्रूव इट, बट अभी हम इस चीज को सिर्फ एक फैक्ट की तरह समझ लेते हैं। We can easily prove it. There is nothing difficult in this. पर याद रखिएगा स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो उसकी लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ अगर यानी अगर कोई बोले कि इसी स्प्रिंग को अगर मैंने 20 से आधा काट दिया, अब जो टुकड़ा मेरे हाथ में आया उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, तो उसकी सब कुछ तो सेम है, लंबाई आधी हो गई, तो उसका स्प्रिंग यही तो काट के बनाएंगे हम, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट 2K हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो स्प्रिंग कांस्टेंट उसका 2K हो जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? वेरी गुड। और लिखते हैं, और लिखते हैं स्प्रिंग के बारे में सारी बातें, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना चाहिए। अगर देखिए स्प्रिंग को खींचा जा सकता है, स्प्रिंग की लंबाई को सिर्फ बदला तब जा सकता है जब उसके दोनों एंड इनर्शियल सपोर्ट से बंधे हो। क्या मेरा कहने का मतलब है कि आपके पास एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है जिसको आपने यहां से तो आपने पकड़ लिया, यानी आप एक इनर्शियल सपोर्ट हो गए, आप में कुछ जान है, इनर्शियल सपोर्ट हो गए। दूसरा एंड आपने फ्री छोड़ दिया, दूसरा एंड आपने फ्री छोड़ दिया, और अगर आपने अब इसको खींचा तो स्प्रिंग में कोई खिंचाव नहीं आएगा। स्प्रिंग में खिंचाव तभी आता है जब इधर वाले एंड को, क्योंकि अभी आपने इसको खींचा तो पूरी स्प्रिंग चलती चलने लगेगी, तो खिंचाव नहीं आ पाएगा। अगर यहां पर एक ब्लॉक होता या यहां पर एक दीवार होती, तब आप इस एंड को अगर पुल करते तब इसमें खिंचाव आता। क्या मेरी बात समझ में आ गई? लिखिए, स्प्रिंग कैन बी elongated or compressed. Spring can be elongated or compressed only if both ends are connected with inertial support. स्प्रिंग का इलोंगेशन या कंप्रेशन तभी होगा जब दोनों एंड को इनर्शियल सपोर्ट से बांधा गया है। एक एंड फ्री छोड़ दिया, फ्री एंड अगर आ गया स्प्रिंग का तो कोई फोर्स नहीं आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का? स्प्रिंग में कोई, स्प्रिंग का फोर्स कहां होता है? स्प्रिंग का फोर्स हर जगह है, किस पर निकालना है उस पर डिपेंड करेगा। क्या ये बात आपको जो टेंशन ने बताई थी, कहां पुलिंग है तो हर जगह पुलिंग होगा, ब्लॉक इस पे, छत उस पे, जो हमने बात की थी वो केयरफुल रहना चाहिए उसमें।
क्लियर है क्या मेरी बात? तो स्प्रिंग का तभी स्प्रिंग फोर्स लगाएगी जैसे मान लिया, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास एक ये ब्लॉक है, ये यहां पर ऐसे हैंग कर रहा है मास m का, तो ये स्प्रिंग खिंची हुई होगी, बिकॉज ऑफ द वेट ये स्प्रिंग खिंच गई होगी, ठीक है, ये खिंची हुई होगी, यानी स्प्रिंग फोर्स होगा, क्योंकि खिंचाव होगा तो स्प्रिंग फोर्स होगा। अगर आपने जाके यहां कैंची से कट से काट दिया, कैंची से इसको कट से काट दिया, तो उसका एक एंड फ्री हो जाएगा। जैसे ही एक एंड फ्री होगा, स्प्रिंग अपनी नेचुरल में तुरंत आ जाएगी, क्योंकि स्प्रिंग कभी भी खिंच तभी सकती है जब उसके दोनों एंड किसी से जुड़े हो। एक एंड जैसे ही फ्री होगा, उसका एक एंड फ्री होते ही स्प्रिंग क्या हो जाएगी, नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। डायग्राम बनाइए और लिखिए, इफ स्प्रिंग इज कट, स्प्रिंग को कट कर दिया जाए, स्प्रिंग इज कट, अगर किसी स्प्रिंग को कट कर दिया जाए, then its force immediately becomes zero. Did you get it? Saksham, Shubham, रुचि, मेरी बात समझ में आई? अगर स्प्रिंग तभी फोर्स लगाती है मेरे बेटा जब उसके दोनों एंड कहीं बंधे हो, कोई भी एंड अगर फ्री है स्प्रिंग का तो स्प्रिंग फोर्स जनरेट नहीं होता। अरे समझ में आ रहा है? पक्का स्प्रिंग में कोई फोर्स जनरेट नहीं होता। ये बात समझ में आ गई आपको? वेरी गुड। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इफ स्प्रिंग इज कनेक्टेड बिटवीन टू इनर्शियल सपोर्ट्स, अगर स्प्रिंग दो इनर्शियल सपोर्ट से कनेक्टेड है, अगर स्प्रिंग दो इनर्शियल सपोर्ट से कनेक्टेड है, इनर्शियल सपोर्ट से कनेक्टेड है, ठीक है, then if spring is connected between two inertial supports, then spring force cannot change immediately, cannot change immediately। इस लाइन का क्या मतलब है समझने की कोशिश करिएगा, इस लाइन का समझने की कोशिश करिएगा। मान लो ये केस लिया मैंने, ये एक ब्लॉक था, इस केस में भी एक ब्लॉक था, रस्सी थी, ये ब्लॉक था, यहां पर ये स्प्रिंग थी और यहां पर एक ब्लॉक था, यहां पर एक स्प्रिंग थी, यहां पर भी एक ब्लॉक था। ये सारे ब्लॉक एम के हैं, एम के, सब कुछ रुका हुआ है। मेरी बात को समझिएगा। अभी सब इस तरह की फोटो है। अभी इस ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लग रहे हैं? एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा सारे फोर्स छूने से आएंगे। उसके अलावा कौन छू रहा है? रस्सी, तो टेंशन पुलिंग फोर्स ऊपर लगा रही होगी। दो ही फोर्स लग रहे हैं, चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है रुका हुआ है, तो दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होगा। इसका मतलब क्या? इस केस में टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होगी, टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? इस केस में भी टेंशन की वैल्यू mg के बराबर होगी। इस केस में इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? स्प्रिंग फोर्स और mg, फिर भी ये भी रुका हुआ है, तो इस केस में स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू mg के बराबर होगी, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू इस केस में भी mg के बराबर होगी। क्या कहना चाह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मान लीजिए आपने इस रस्सी को आपने काट दिया। जैसे ही आप इस रस्सी को काटेंगे, ऑब्वियसली रस्सी फ्री हो जाएगी, तो रस्सी का टेंशन जीरो हो जाएगा। काटते ही, जैसे ही काटा, क्योंकि कई बार सवाल में पूछा जाएगा काटते ही बताओ, काटते ही बताओ, तो काटते ही इसका टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर मेरी बात समझ में आ रही है आपको? काटते इसका टेंशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इस केस में काटते ही टेंशन जीरो हो गया। इस केस में हमने इसके ऊपर एक m मास का m ब्लॉक और रख दिया, m मास का ब्लॉक और रख दिया। जैसे m मास का ब्लॉक और रखा तो ये भारी हो गया, 2m मास नीचे की तरफ, 2mg फोर्स हो गया, तो रस्सी का टेंशन तुरंत ही जस्ट आफ्टर रखते ही, क्योंकि चल तो सकता नहीं है तो रुका ही रहेगा, m मास रखने के बाद भी रुका ही रहेगा ना, कि चल देगा, रुका ही रहेगा। तो इसका मतलब है टेंशन की वैल्यू को, इसके वेट को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जस्ट आफ्टर टेंशन की वैल्यू क्या हो गई? 2mg हो गई। तो आपने क्या देखा?
आपने नोटिस किया कि रस्सी जब हमारे साथ होती है तो रस्सी में अगर कोई बदलाव किया जाए, कनेक्टेड होनी चाहिए, कनेक्टेड नहीं है तो रस्सी भी किसी काम की नहीं है, जैसे स्प्रिंग किसी काम की नहीं है। अगर कनेक्टेड होते होते आपने कोई बदलाव किया तो रस्सी में टेंशन तुरंत बदल जाता है। कोई बड़ी बात नहीं, ऑब्वियस बात है। रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगा, तुरंत ही 2mg हो जाएगा। तो रस्सी का टेंशन तुरंत बदल के अपनी वैल्यू बदल लेता है। क्या मेरी बात समझ में आई? अब आते हैं इस स्प्रिंग में। इस स्प्रिंग को जैसे ही आपने काट दिया, काटते ही स्प्रिंग फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग तभी फोर्स लगा सकती है, स्प्रिंग तभी फोर्स लगा सकती है जब दोनों एंड किसी इनर्शियल सपोर्ट से बंधे हो। फ्री एंड पे फोर्स नहीं लगता, खुला स्प्रिंग फोर्स नहीं लगाएगी। क्या मेरी बात समझ में आई? यहां तो 0 हो गया। अब आया अगला केस, यहां पे बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आपने इसके ऊपर मास m रख दिया, इसके ऊपर मास m रख दिया, तो अब क्या होगा, मास m रख दिया तो ये स्प्रिंग जो है वो अभी अपना फोर्स 2mg नहीं कर देगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने मास रखा, अब ये नीचे चलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये चल सकता है। रस्सी में क्यों नहीं चला? रस्सी ने तुरंत क्या किया, टेंशन को 2mg कर दिया, पर ये तुरंत टेंशन को 2mg नहीं कर सकता। स्प्रिंग फोर्स को 2mg कैसे कर देगा ये? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स किस पे डिपेंड करता है, कितना खिंचा है। तो क्या इस समय जब आपने ब्लॉक रखा तो खिंचाव तो उतना ही रह गया होगा जितना था, कि खिंचाव बदल जाएगा? खिंचाव तो उतना ही रहेगा उस समय, जस्ट आफ्टर बात कर रहा हूं। जस्ट आफ्टर मतलब रखा यू, बस रखते ही थोड़ी बदल जाएगा। अरे स्प्रिंग को फोर्स बदलने के लिए क्या बदलना पड़ेगा, अपनी लंबाई। लंबाई बदलने के लिए ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, चलना। चलने में क्या लगेगा, समय। समय लगेगा मतलब थोड़े समय बाद बदलेगा ना। तो यानी जस्ट रखते ही अगर मैं पूछूं स्प्रिंग फोर्स कितना है, उतना ही है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स तो सिर्फ लंबाई पे डिपेंड करता है। लंबाई उतनी है, रखते ही तो स्प्रिंग फोर्स उतना ही रहेगा। रट्टा थोड़ी मारना, समझ में आना चाहिए। स्प्रिंग फोर्स बदलती कैसे? स्प्रिंग फोर्स लगाती है जब उसकी लंबाई बदलेगी। लंबाई बदलने के लिए इस ब्लॉक को चलना पड़ेगा, चलने में लगेगा समय ना। ब्लॉक को चलने में तो समय लगेगा ना, तो बिना समय लगाए तो वो अपना स्प्रिंग फोर्स बदल नहीं सकती। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, जस्ट आफ्टर कोई पूछे, जस्ट आफ्टर कोई पूछे तो स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा इस केस में, जितना पहले था। तो यही बात आपने अभी अंग्रेजी में लिखी है। क्या लिखा है आपने? इफ स्ट्रिंग इज कनेक्टेड बिटवीन इनर्शियल सपोर्ट इट कैन नॉट चेंज इट्स फोर्स इमीडिएटली। अब समझ में आया? रट्टा नहीं मारना है, क्योंकि लोग रट्टा मारते हैं। इसके चक्कर में मैंने मास्टर देखे हैं, इस चक्कर में इन्होंने सुना किसी के बड़े आदमी के मुंह से कि स्प्रिंग अपना फोर्स तुरंत नहीं बदलती, तो वो काटने के बाद भी साले, कई किताबें हैं मार्केट में, काटने के बाद भी उस कहते हैं कि तुरंत नहीं बदलती, स्प्रिंग फोर्स एफएस ही रहेगा। अरे रिचुअल थोड़ी होता फिजिक्स कि ऐसा कहा जाता है हमारे समाज में। क्या मेरी बात समझ में आ रही? रीजन होना चाहिए, काटते ही क्यों 0 हो गया? जब वो वहां से कनेक्टेड ही नहीं है तो तुरंत ही उसको अपने, उसका मासलेस चीज है ये, तुरंत ही अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी। तो काटते ही फोर्स कितना हो जाएगा, 0। और इस केस में अगर कोई ब्लॉक रखा तो रखते ही फोर्स कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। लेकिन रस्सी में तुरंत चेंज होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि स्ट्रिंग, इसलिए अंग्रेजी में स्टेटमेंट किसी बड़े आदमी ने बोल दिया कि स्ट्रिंग कैन चेंज इट्स फोर्स इमीडिएटली बट स्प्रिंग कैन नॉट चेंज इट्स फोर्स इमीडिएटली। समझ में आ गया ना? रट्टा थोड़ी मारना है। क्लियर है? सक्षम, रुचि, राकेश, क्लियर है बच्चे? पक्का? तो दिस इज व्हाट वी नो अबाउट स्प्रिंग। और क्या जानना है हम स्प्रिंग के बारे में, ताकि हमारे सारे फोर्स खत्म हो जाए तो हम आगे बढ़ पाए। और क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। फिर हम सवाल करने के इसके बाद अभी हम बाकी कोई नया फोर्स नहीं सीखेंगे। ये लास्ट फोर्स है हमारा, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का मतलब है एक से ज्यादा स्प्रिंग अगर हम जोड़ देंगे, एक से ज्यादा स्प्रिंग अगर हम जोड़ देंगे तो वो इफेक्टिवली एक और दूसरी स्प्रिंग की तरह काम करेगी। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग का मतलब है कि अगर, क्या मतलब है समझिएगा, एक स्प्रिंग ये है और दूसरी स्प्रिंग ये है, मान लो इनको एक लाइन बाय लाइन जोड़ा, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज मतलब पहली जहां खत्म हुई वहीं से दूसरी जोड़ दी, इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां पर एक ब्लॉक M है और ये मान लो यहां पर है। हम ये कहते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू अ सिंगल स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग मास M K। आप कहते हैं कि इस K1, ये K1 की है
और ये K2 की है। प्लीज ध्यान समझिएगा, ये K1 की है और ये K2 की है। हम कहते हैं कि इनको हटा के हम एक सिंगल स्प्रिंग रख सकते हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और वो भी ऐसा मास को पता ना चले कि ये दो लगी है या वो दो लगी है, वो लगी है, तभी तो कहेगा कि एक ही बात है। अरे मास कब कहेगा एक ही बात है? जब वो कहेगा मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो मास ने कहा कि एक ही बात है, तो इसका मतलब मास कब कहेगा एक ही बात है? अगर मास को x खींचा जाए, मास को x खींचा जाए, इस केस में भी और इस केस में भी, तो अगर दोनों केस में मास को सेम फोर्स स्प्रिंग लगाएगी तो क्या स्प्रिंग मास कहेगा कि मुझे एक ही बात है? अरे मास कब कहेगा एक ही बात है? जब उसको खींचने पर जो दोनों तरफ से, जब उसको x चलाया जाता है, दोनों केस में उस पर सेम फोर्स पीछे लगता है, तभी तो वो कहेगा कि हाँ ये लगाओ वो लगाओ एक ही बात है। पक्का? तो इसका मतलब है कि अगर पहले वाले केस में इस ब्लॉक को यहां ले गए, x खींच दिया, इसमें दोनों स्प्रिंग थोड़ी थोड़ी खींचेंगी। अरे चेक करिए, और ब्लॉक तो कितना खींचा? x। अरे बताइए, ब्लॉक खींचा, और इस केस में भी ब्लॉक को अगर x खींच दिया जाए, ब्लॉक को अगर x खींच दिया जाए, x खींच दिया जाए, अगर दोनों केस में हमारे ब्लॉक को पीछे खींचने वाला फोर्स अगर सेम होगा, तो ब्लॉक कहेगा ना कि मेरे लिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दो लगाओ या वो लगाओ, मुझे तो x चलने पर इतना ही फोर्स फील होता है। पक्का ये बात समझ में आ रही? इक्विवेलेंट क्यों बनाए जाते हैं, समझ में आना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बात? ठीक है। अब इस दोनों केस में हम देखते हैं, पहले इस केस में देखते हैं ब्लॉक कितना फोर्स फील कर रहा है। इस केस में तो आपको पता ही है, ये स्प्रिंग कितने की है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या? K। कितना स्प्रिंग की लंबाई कितनी बढ़ी? x। तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगाएगी? Kx। तो इस केस में एक्सपीरियंस फोर्स कितना है? Kx। पक्का? इस केस में ब्लॉक कितना चला? x। पर इस पे कौन सी स्प्रिंग फोर्स लगा रही है? दोनों कैसे लगा सकती? साला छूने से फोर्स आता है। जादूगर हो क्या कि ऐसे फोर्स लगा दोगे? कौन लगा रही है इस ब्लॉक पे फोर्स? x K2 वाली लगा रही है। अरे जो छुएगा, mg के अलावा बेटा कभी आप एक सिंपल सी बात करिए, आप एक लाइन में खड़े हुए हैं, पीछे से आपके धक्का आया, आप किससे लड़ने जाते हो? ढूंढते हो कि कौन मारा? आप तो भैया क्यों धक्का दे रहे हो, यही कहते हो ना। जो साला छुएगा वो फोर्स लगाएगा, सिंपल सी बात है। उसने क्यों लगाया, वो उसकी अपनी घर की प्रॉब्लम, आई डोंट केयर। वो कहेगा पीछे से आया, कहता है तुम सबले खड़े हो, तुम लड़ाई करते हो, तुम किससे, तुम इमीडिएट तुम किससे जाकर बात करोगे? तुम्हें धक्का पड़ा, तुम इमीडिएटली जाओगे, रुको मैं पता लगाता हूं कौन था, कब मारा, उसका रीजन। आप क्या करते हो? अरे भाई साहब क्यों धक्का मार रहे हैं? अरे सर यार, जो छुएगा वो फोर्स लगाएगा, जो छू नहीं रहा है वो फोर्स। ये नहीं कि एक 3 ब्लॉक रखे हुए वो कहेंगे इसका फोर्स उस पे लगेगा। mg के अलावा सारे फोर्सेस कहां से आएंगे? छूने से। क्या मेरी बात समझ में आ रही? इस ब्लॉक पर, ये ब्लॉक कितना चला? जो सवाल पूछ रहा हूं एक मिनट सोच के बोलिए, जबरदस्ती मत बोल दीजिए, क्योंकि मन में हो वो मत बोलिए। इस पे, इस ब्लॉक पर कौन सी स्प्रिंग फोर्स लगाएगी? K2। K2 कितना खिंची? K2x खिंची, मतलब K1 वही रह गई है, K1 वही थी, ये सिर्फ ये यही रही और K2 खिंच गई है, ऐसा हुआ है क्या? दोनों मिलकर, अरे थोड़ी ये खिंची, थोड़ी ये खिंची, तब ब्लॉक बढ़ा x। अरे समझ में आया मेरी बात? तो K2 क्या x खिंची है क्या? K2 हम, आप कहोगे इसका आंसर, ये थोड़ी हर सवाल का आंसर कहते तो अभी नहीं पता। K2 की क्या ब्लॉक x चला है, क्या इसका मतलब K2 कहां से कहां तक बीच में? इस पॉइंट का नाम A है, इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम C है, BC के बीच में K2 है। क्या B पॉइंट, क्या ये आपका अगर x चला है तो B यहीं रहकर C आगे बढ़ा है क्या? x B अगर वहीं रहता, C आगे x बढ़ता, तब कहते हैं ना कि K2x खिंची है। अभी तो B भी आगे बढ़ गया होगा थोड़ा सा, और C वाला भी आगे बढ़ गया, तो K2 उतनी थोड़ी खिंची है जितनी आप कह रहे हो। अरे दिखा क्या आपको? तो K2x नहीं खींची है। कितनी खींची है मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन यह पता है कि K2x नहीं खींची है। ये तो क्लियर करें पहले। पक्का ये क्लियर है? K2 कितना खींची है पता नहीं, पर x नहीं है, x से थोड़ा कम है। अरे x से थोड़ा कम है, जो आता उतना बोले ना, तभी तो बढ़ेगी। आप हमेशा उस आंसर को मत सोचिए जो पूछ रहा है, आप वो देखिए जो तुम सोच पा रहे हो। जितना तुम सोच पा रहे हो तब उतना बताओ, तब हम सीखते रहेंगे। तो हमें नहीं पता K2 कितना खींची, तो मान लिया K2 खींची x2, अरे K2 खींची और K1 खींची x1। तो एक बात पक्का है कि x1 प्लस x2 मिलकर x है। अरे चेक करिए,
थोड़ा ये बड़ा हुआ, थोड़ा वो बड़ा हुआ, तो दोनों मिलके जो बड़ा हुआ वही तो ब्लॉक चला होगा। समझ में आ रहा है क्या? तो x1 प्लस x2 x है। अब मैं पूछ रहा हूं, अब बताइए इस ब्लॉक पर इस कौन सी स्प्रिंग फोर्स लगा रही है? K2। बहुत बढ़िया, सिंबल्स मैंने सारे दे दिए। कितना फोर्स लगा रही है? K2 x2। अरे कोई भी स्प्रिंग कितना फोर्स लगाती, जितना उसमें खिंचाव आएगा इनटू K। तो स्प्रिंग 2 में कितना खिंचाव आया है? खिंचाव, सवाल सुनो, सवाल चाहे मैं दूसरे x2, K2 x2 नहीं, x2, सब सही बोलो जीवन में। कितना खिंचाव आया? x2। तो स्प्रिंग 2 इस पर कितना फोर्स लगा रही है? K2 x2। और इस पर स्प्रिंग कितना लगा रही है? kx। अगर दोनों केस में ब्लॉक को सेम फील आएगा तो अब ब्लॉक कहेगा कि हां मैं एक ही बात है। तो अगर एक ही बात होनी है तो क्या मैं कह रहा हूं, अगर K2 x2 बराबर kx होगा तब ब्लॉक को क्या लगेगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा ये लगाओ या वो लगाओ, एक ही बात है। अरे बताओ, इस केस में ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा पीछे? kx। हो तो नहीं गए या यही हो ना, ब्लैंक तो नहीं हो गए? पक्का यही है। और इस पे केस में कितना फोर्स लगा? तो अगर ब्लॉक को दोनों केस में सेम फोर्स फील होगा, देन ओनली ब्लॉक विल से कि आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम फोर्स, इट मींस बोथ केसेस आर सिमिलर टू मी। पक्का? तो ये हमने लिख दिया। इससे क्या मिला क्या नहीं मिला मुझे नहीं पता, पर K2 x2 बराबर kx होगा, तभी हम कह सकते हैं K लगा लो। इन दोनों को हटा के K लगाओगे तो सेम आंसर आएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? अब आते हैं, अब ये पूरी स्प्रिंग, पहली स्प्रिंग मासलेस है। अरे बताइए, ये वाली स्प्रिंग मासलेस है। मासलेस चीज पर हमेशा नेट फोर्स 0 होना चाहिए। रस्सी से लेकर हम आए थे कहते हुए मासलेस चीज पे। क्यों? क्योंकि अगर मास, जैसे न्यूटन सेकंड लॉ हम आगे पढ़ेंगे, F बराबर ma, F बराबर ma। तो मासलेस चीज है, अगर कोई चीज तुम्हारी मासलेस है तो उसके ऊपर मास उसका कितना है? 0। तो a उसका कुछ भी हो, F की वैल्यू क्या आने वाली है? यानी मासलेस चीज पर हमेशा नेट फोर्स कितना आने वाला है? 0। आपसे मैंने कहा था कि मासलेस स्ट्रिंग है तो रस्सी में टेंशन हर जगह सेम रहता है। क्यों कहा था रस्सी में टेंशन हर जगह सेम रहता है? अब हम बात कर लेते हैं। मैंने इसलिए कहा था कि अगर ये रस्सी है, यहां का टेंशन T है तो यहां का भी टेंशन T होगा। क्यों ऐसा कहा था? क्योंकि अगर मैं इसमें से इतने टुकड़े को देखता, सिर्फ इतने टुकड़े को, अरे बीच वाले टुकड़े को देखता, तो इस बीच वाले टुकड़े पे क्या क्या फोर्स लग रहा है? ये जो बीच में फंसा है, पता, एक ऊपर से लग रहा है टेंशन, लेट से अलग है T2। और क्या लग रहा है? नीचे से एक टेंशन T1। और क्या? मासलेस है बेटा, mg कहां से आ गया? और कोई फोर्स लग रहा है क्या? क्या इसका, ये चाहे चले या रुके, क्या इसका मास 0 है? तो न्यूटन लॉ के हिसाब से इसके ऊपर F टोटल फोर्स बराबर ma होना चाहिए। m कितना है इसका? 0। तो टोटल फोर्स 0 होना चाहिए। इसका मतलब है T1 और T2 बराबर होने चाहिए। यही मैंने कहा था कि मासलेस स्ट्रिंग होती है इसलिए उसमें टेंशन 0 होता है। वहां बोला था, आप समझ आ रहा हूं, समझ में आया क्यों? तो वेरी गुड। तो अब हम वापस आए, मैंने कहा ये स्प्रिंग कभी भी किसी पे फोर्स लगाएगी, कितना लगाएगी? K1 x1। अगर मैं पूछूं यहां पे पूछ रहा हूं, ध्यान से बताइएगा, स्प्रिंग 1 दीवार पर कितना और किधर फोर्स लगा रही है? K1 x1 राइट, क्योंकि खिंची हुई है तो पुलिंग फोर्स लगाएगी। और कितना लगा? x1 खिंची हुई है तो फोर्स की वैल्यू K1 x1 आएगी। अरे चेक करिए, अब मैं यहां पर एक छोटा सा टुकड़ा कंसीडर करता हूं, यहां पर ये छोटा सा, ये इसको मैंने इस पे ध्यान दे रहा हूं, मेरा फोकस इधर है, इस पे इधर है। ये दो जगह से जुड़ा हुआ है, इधर लेफ्ट स्प्रिंग से और इधर राइट स्प्रिंग से। लेफ्ट स्प्रिंग उस पर कितना फोर्स लगाएगी? किधर की तरफ? बाई तरफ। पुलिंग है ना, पुलिंग है। K1 x1 इधर की तरफ। अरे इस पीछे पिंक वाले टुकड़े पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? किससे किससे टच कर रहा है ये पिंक वाला टुकड़ा? K1 से K2 से। K1 वाली स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी? K1 x1 किधर की तरफ? अपनी तरफ, पुलिंग है। और ये वाली स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगाएगी K2 x2 किधर की तरफ? अपनी तरफ। पर ये मासलेस है टुकड़ा, इसमें नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए, इसमें नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन K1 x1 इक्वल टू K2 x2। अरे चेक करिए, और एक इक्वेशन हमने लिखी थी x1 प्लस x2 बराबर x। अरे सही है, x1 प्लस x2 बराबर x। इन दोनों इक्वेशन से इस बार पहली वाली इक्वेशन में x1 की जगह हम डाल देते हैं K2 x2 अपॉन K1। अरे चलेगा क्या? पहली वाली इक्वेशन में क्या डालते हैं? x1 की जगह K2 x2 अपॉन K1। तो क्या आया?
K2 X2 बाई K1 प्लस X2 बराबर X। अरे सही है, यानी हमारे पास आ गया X2 बराबर K1X अपॉन K1 प्लस K2। सही किया मैंने, अरे सही है, X2 बराबर ये आ गया। अरे चेक करो, X2 कॉमन ले लिया, उसको उधर ले गए, अरे यही आ गया। ठीक है, घर पे जाके देख लेना। ठीक है, X2 ये आ गया, X2 ये आ गया, X2 की वैल्यू ये आ गई। अब हमने कहा था, मैं भूल गया, ये इस दोनों स्प्रिंग और ये स्प्रिंग एक ही जैसी ब्लॉक को कब लगेंगी? जब K2 X2 की वैल्यू KX के बराबर होगी तभी लगेंगी। यही तो कंडीशन लिखी थी ना, अरे भूल ना जाए, ये लिखी थी ना। अब वहां पर X2 की जगह हम ये वैल्यू डाल देते, X2 की जगह ये वैल्यू डाल देते हैं। X2 की जगह वैल्यू डाली तो क्या आ गया? K2 K1X अपॉन K1 प्लस K2 बराबर KX। अरे सही है, XX उड़ गया, XX उड़ गया, तो K बराबर क्या आ गया? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यानी हमारे पास आ गया 1 अपॉन K बराबर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। अरे उल्टा करके लिखो, 1 अपॉन K बराबर। तो अब हमने आज से अब ये रट लिया, अब तो समझा और अब रट लिया। क्या रट लिया? जब भी दो स्प्रिंग सीरीज में लगी होंगी जिनका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है, तो उनको मिलाकर आप एक स्प्रिंग बना सकते हो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K होगा। K की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है, जैसा कि रेजिस्टेंस वाले सर्किट में पैरेलल वाला फॉर्मूला होता था, या सीरीज में वो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 1 अपॉन K बराबर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। तीन होंगे तो 1 अपॉन K बराबर 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2 प्लस 1 अपॉन K3 लिख लीजिए। बाकी सब आपकी कॉपी में मिल ही जाएगा आपको, पर यहां एक लाइन काम की लिख लीजिए। When two springs are connected in series, बिल्कुल दोनों एक्स, बिल्कुल यही बोला है राहुल मैंने। दोनों केस में ब्लॉक अगर एक्स खिंचा है तो दोनों केस में सेम फोर्स ब्लॉक को फील करना चाहिए। क्या लिखा? कनेक्टेड इन सीरीज, वी कैन रिप्लेस देम बाय अ सिंगल स्प्रिंग, वी कैन रिप्लेस देम बाय अ सिंगल स्प्रिंग, सिंगल स्प्रिंग। ओके, वी कैन रिप्लेस देम बाय अ सिंगल स्प्रिंग with spring constant K, with spring constant K, such that 1 upon K equal to, thank you बेटा, 1 upon K is equal to 1 upon K1 plus 1 upon K2। पक्का? तो जब भी दो स्प्रिंग आएंगे उनको हटाकर एक सिंगल स्प्रिंग की तरह बना सकते हैं। ठीक है, अभी न्यूटन्स लॉ के सवाल नहीं करने स्टार्ट किए, अभी तुम सारे फोर्स समझ रहे हैं। स्प्रिंग थोड़ी अलग चीज आई थी इसलिए उसको ज्यादा समझना पड़ रहा है हमें। तो 1 अपॉन K क्या करते, दोनों स्प्रिंग को हटाओगे एक स्प्रिंग बना दोगे। पक्का? तो जैसे आपके सामने कभी जीवन में सवाल आया, आपके सामने जीवन में सवाल आया कि एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका 2K है, इसका 5K है, मान लो। तो आपको ये सवाल कचरा लगेगा, बड़ा मुश्किल लगेगा, तो आप कहोगे आपका सवाल है ये मासे में। आपने कहा ये क्या किया, 3 स्प्रिंग एक स्प्रिंग, हमने कहा हाँ, आपने कहा क्या है ये, तो मैंने घर को बता रहा हूं। तो मैंने कहा 1 अपॉन K इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन K प्लस 1 अपॉन 2K प्लस 1 अपॉन 5K। अरे चेक करिए, क्लियर है? तो हमारे पास क्या आ गया, 10 प्लस 5 प्लस 2, 10 5 15 2 17। K इफेक्टिव की वैल्यू आ गई 10K बाई 17, 10K बाई 17। अरे सर में आया पक्का? तो हमने कहा ये 10K बाई 17 लगाया, तो यानी ब्लॉक के लिए ये सवाल और ये सवाल सेम सवाल है। उतार लीजिए, ब्लॉक के लिए दोनों सवाल सेम सवाल है दीति बेटा। यानी इन 3 स्प्रिंग को लगाओ या ब्लॉक को ये एक अकेली स्प्रिंग लगा दो। ये कैसे किया सर? ये तो जोड़ना तो आता ही होगा ना। ठीक है, यस बेटा।
पक्का? क्लियर है? वेरी गुड। क्लियर है? गुड। जैसे एक और सवाल मैं पूछने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है पर आ सकता है इस तरह का सवाल। जेई में तो आया हुआ है, वो भी एडवांस में है, बल्कि बहुत ही चंपक। अगर आप थोड़ा सा भी समझ जाओगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। ये एम मास है, इस पॉइंट का नाम ए है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 3k है। मैं सवाल को उसी भाषा में बोलूंगा ताकि आपको सोचने का तरीका समझ में आए। डायग्राम बना लीजिए। बना लिया? इफ ब्लॉक इज पुल्ड बाई अ डिस्टेंस ए, जे एडवांस का सवाल है, एकदम चंपक है, आप सभी कर सकते हैं। ये मत सोचिए जे एडवांस का है तो भैया खत्म हो गए। ब्लॉक इज पुल्ड बाई ए, डिस्टेंस ए, ठीक है। देन द ज्वाइनिंग पॉइंट कैपिटल ए, ज्वाइनिंग पॉइंट कैपिटल ए विल बी डिस्प्लेस्ड बाई क्वेश्चन मार्क, यानी ए कितना चलेगा। इफ द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाई अ डिस्टेंस ए, पुल्ड बाई अ डिस्टेंस ए, तो ज्वाइनिंग पॉइंट, क्या इन दोनों का ज्वाइनिंग पॉइंट का नाम मैंने ए दे रखा है, वो कितना चलेगा, विल बी डिस्प्लेस्ड बाई क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन होंगे, हमें बताना है। प्लीज सही करना। रुचि, हर्ष, राकेश, राहुल, मिरान, दिति, आराम आराम से करना, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई फोर्स मत लेना कि समय बहुत कम है। समय बहुत है तुम्हारे पास, 2 साल है, चिंता ना करो, ऐसे मान के चलो। आराम से करो, फ्री रह के। बहुत ही बढ़िया है गुलशन, ध्यान से। बहुत बढ़िया है यार गुलशन। बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है। दीदी आ गया ना, आपको दिखा? आपको रुचि बेटा दिखा ना पक्का, कि किसी का सोच किसी का देख के नहीं किया ना, आपको खुद से लगा ना? मैंने किसी को बहुत बढ़िया कह दिया उससे तो नहीं? अरे यार बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हुआ, इस ब्लॉक को कितना खींचा गया है? ए। क्या दोनों स्प्रिंग कुछ कुछ खींचेंगी? दोनों स्प्रिंग कुछ कुछ खींचेंगी, ये आता है ना आपको। तो मैंने मान लिया स्प्रिंग खींची x1 और ये स्प्रिंग खींची x2, तो क्या मैं कह सकता हूं x1 प्लस x2 बराबर a? क्या a कितना खींचा है, मतलब ये सवाल ये है कि x1 बताओ। a जितना खींचेगा वही तो, a जितना चलेगा उतनी ही तो स्प्रिंग 1 खींचेगी। अरे स्प्रिंग 1 कितनी खींचेगी? जितना a चलेगा। तो स्प्रिंग 1 का खिंचाव क्या माना है, x1 हमने माना है। अरे डेरिवेशन कराया था ना अभी आपको। तो क्या ये बात समझ में आई, x1 प्लस x2 बराबर a? फिर इस छोटे से टुकड़े पे नेट फोर्स बैलेंस होना चाहिए। तो क्या इक्वेशन आएगी दूसरी, kx1 बराबर, तो kx1 बराबर 3kx2। क्या पूछा है आपसे सवाल में? x1। क्या पूछा है आपसे, a कितना चला, a मतलब कितना चला, मतलब ये स्प्रिंग कितना खींची। अरे देखो यार, तो कितना आंसर हो गया, x1। तो x1 निकाल पाओगे क्या आप ये? अरे x1 निकाल पाओगे क्या? कितना आया x1 की वैल्यू, डाल दोगे। x2 की वैल्यू x/3 डाल दो। अरे देखो 3a/4।
रुचि कुछ तो गलत दिशा में चले गए थे, आंसर आ गया होगा शायद आपका, पर आपको दिशा गलत थी। यहाँ पे कितना चला समझ में आया ये सवाल? तरीका इसका यही सही है, और कोई तरीका मत करना बाबू, कोई और तरीके से आ गया हो किस्मत से तुम्हारा, तो मुझे नहीं पता। हाँ मुझे लग रहा है गलत किया था। तो मतलब उतना अगर मैं इसका चार्ट डिवाइड करता हूँ, हाँ ये खींचेगा, ये खींचेगा, सारे तो 3/4। क्या बोला इन्होंने? सुनो क्या बोला इन्होंने, सुनो सुनो मेरी बात, इन्होंने क्या बोला उसको समझते हैं। उन्होंने कहा कि इसका और इसका फोर्स हमेशा बराबर होता है क्योंकि बीच वाली चीज मासलेस है, और या आपने कहा है कि पूरी स्प्रिंग में फोर्स हर जगह सेम होता है, तो यानी kx1 हमेशा 3kx2 के बराबर होगा। अरे समझ में आया? यानी x1 x2 का 3 गुना होगा। kx1 अगर x1 x2 का, ये इन्होंने मुंह जवानी कैसे किया, इसको भी समझ लेते हैं। मुंह जवानी हम लोग कर ले तो क्या अच्छी बात है, दो इक्वेशन वाली लिखनी पड़े। क्या आपने देखा कि kx1 और 3kx2 हमेशा बराबर होंगे? क्यों बराबर होंगे? क्योंकि मैंने कहा था पूरी स्प्रिंग में फोर्स हर जगह बराबर होता है। यहां की स्प्रिंग में फोर्स कितना है? kx1, या छोटे से टुकड़े का बीडी बना के दिखाया था। अरे समझ में आया मेरी बात? ये मुंह जवानी कैसे कर रहे हैं? तो kx1 और 3kx2 क्या ये दोनों बराबर होंगे? अरे बताइए, बराबर होंगे। हमेशा एक बात कही, यानी कि जब अगर इस स्प्रिंग का फोर्स और इस स्प्रिंग का फोर्स अगर बराबर है तो इनके स्प्रिंग कांस्टेंट k और 3k हैं, तो इनके खिंचाव जो होंगे वो उल्टे होंगे। तो इसका खिंचाव अगर x होगा तो इसका x/3 होगा। तो नहीं समझ में आया क्या बोला? पक्का ही समझ में आई ये बात? क्या बोली मैंने? नहीं समझ में आई? मैंने क्या बोला कि इस स्प्रिंग का फोर्स kx1 है, इस स्प्रिंग का फोर्स 3kx2 है, दोनों हमेशा बराबर होंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि खिंचाव जो होंगे वो इनवर्स रेशियो ऑफ k होंगे। अरे k इंटू एक्स इसके लिए, k इंटू एक्स इसके लिए बराबर है, तो x विल बी, x उसका ज्यादा होगा जिसका k कम होगा, x उसका ज्यादा होगा जिसका k कम होगा। नहीं समझ में आया क्या बोला? ये आया समझ में? यानी x उसका ज्यादा होगा जिसका k कम होगा। दोनों का x मिलाकर a है, दोनों का x किसका ज्यादा होगा? मैं भूल गया। जिसका k कम होगा उसका x ज्यादा होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? जिसका x कम, जिसका k कम उसका x ज्यादा, यानी k x जो खिंचाव है उनके पर्सनल वो इनवर्स रेशियो ऑफ k होंगे। यानी इसमें 3 हिस्से होंगे, इसमें एक हिस्सा होगा, इसमें खिंचाव, इसका k 1/3 है इसका। अभी आपने क्या बोला? जिसका k ज्यादा उसमें खिंचाव कम, जिसका k कम उसमें खिंचाव ज्यादा। तो इसमें खिंचाव अगर 1 माने तो इसमें 3 होगा। अरे बताइए, यानी 3 हिस्से इसके पास है, 1 हिस्से इसके पास है, दोनों मिलाकर कितना बढ़े हैं? 4 बढ़े हैं। 4 हिस्से a के बराबर है तो 3 हिस्से 3a/4 के बराबर होंगे। पता नहीं क्या बोल गया। ये 3 हिस्सा बढ़ा, ये 1 हिस्सा बढ़ा, दोनों मिलके कितने हिस्से बढ़े? 4 हिस्से। और दोनों मिलके असली में सवाल में कितने बड़े दिखा रहे हैं? a। इसका मतलब 4 हिस्से a के बराबर है, तो 3 हिस्से किसके बराबर होंगे? 3a/4। एक हिस्सा किसके बराबर होगा? a/4। तो इसकी स्प्रिंग का खिंचाव पूछता कोई तो a/4, इस स्प्रिंग का खिंचाव पूछता तो 3a/4। अब देखो, अब तो आप जे एडवांस गया भाड़ में, अब तो आप उससे बड़े सवाल कर सकते हैं। ये आपकी एक स्प्रिंग, ये आपकी एक स्प्रिंग, ये आपकी एक स्प्रिंग, ये आपकी एक स्प्रिंग, ये ऐसे, ये मास, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, इसका 2k, इसका 5k, इसका 7k, इसको खींचा गया है a। ठीक है, पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है। सवाल ये k, 2k, 5k, 7k, k, 2k, 5k, 7k थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा कम देता हूं, इतनी मैथ्स लगाओगे तो ज्यादा। k, 2k और इसका हम दे देते हैं 4k। ठीक है, इसको a खींचा गया, पूछा गया ये स्प्रिंग कितना खींची, तीनों मिलकर एक, इसको a चलाया गया, ब्लॉक को a चलाया गया, तीनों स्प्रिंग मिलकर कितना खींची? पक्का? अब हमने कैसे सोचा देखिए, क्या स्प्रिंग का खिंचाव उसके k के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? k ज्यादा तो खिंचाव कम, तो सबसे बड़ा k इसका है। इसके खिंचाव को अगर इसके खिंचाव को 1 हिस्सा मान लें तो इसका खिंचाव 2 हिस्सा है, इसमें खिंचाव 4 हिस्से होंगे।
अरे इसमें खिंचाव, क्योंकि के x1 बराबर 2k x2 बराबर 4k x3, यानी जिसका k ज्यादा उसमें खिंचाव कम। तो 4k वाले में खिंचाव को अगर मैंने एक हिस्सा मान लिया, एक हिस्सा, मुझे नहीं पता कितना, एक उसको एक पार्ट कह रहे हैं, तो क्या इसमें खिंचाव 2 पार्ट होगा, इसमें खिंचाव 4 पार्ट होगा, टोटल खिंचाव कितने होंगे 7 पार्ट। 7 पार्ट की वैल्यू ए दे रखी है, तो इसमें खिंचाव कितना होगा 7 पार्ट बराबर ए है, तो 4 पार्ट बराबर कितना होगा 4a/7। तो इसका खिंचाव आ गया 4a/7, इसका आ गया 2a/7, इसका आ गया a/7। आंसर, डिड यू गेट दैट? बहुत बढ़िया राकेश, बाकी लोग भी समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, सोचिए क्लियर है ना? तो आप सब में पर्सनली खिंचाव आ गया। अब हम सारे अगला पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन लास्ट बात, ताकि हम फिजिक्स स्टार्ट कर पाए। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये ब्लॉक है M, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका K2 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, इसका K1 K2 है। इनको हटाकर इस ब्लॉक के लिए अगर एक स्प्रिंग लगा दे तो ब्लॉक को पता ना चले। अरे चेक करिए, यानी इसमें अगर ब्लॉक को X खिसकाएं या इसमें ब्लॉक को X खिसकाएं, दोनों केस में ब्लॉक पे अगर सेम फोर्स पीछे लगेगा तो ब्लॉक को क्या लगेगा, दोनों एक ही बात है। तो इसमें अगर X खिसकाएंगे तो कितना फोर्स आएगा, KX आएगा। इसमें अगर इसको X खिसकाएंगे तो क्या दोनों ही स्प्रिंग X खींचेंगी? अगर इसमें X खिसकाओगे तो ये भी X खींचेगी और ये भी X खींचेगी, तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पे कितना पीछे फोर्स लगेगा, K1x प्लस K2x, क्योंकि दोनों ही टच कर रही हैं, दोनों ही लगाएंगी। अरे पिछले में एक टच कर रही थी, इस बार दोनों ही टच कर रही हैं, तो यानी इस केस में स्प्रिंग फोर्स कितना आएगा, K1 प्लस K2x। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर हो तो ब्लॉक को पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो K इफेक्टिव का आसान फॉर्मूला आ गया, K इफेक्टिव बराबर K1 प्लस K2। अरे चेक करिए, K इफेक्टिव बराबर, ये आसान था डेरिवेशन, K इफेक्टिव बराबर K1 प्लस K2, K इफेक्टिव बराबर K1 प्लस K2। बहुत बढ़िया, आसान था ये तो। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं ताकि कोई इस तरह का सवाल भी ना बच जाए। एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं ताकि फिर हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। ये हमारे पास एक स्प्रिंग थी जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K था। इसको एक आदमी ने आया, कट कर दिया, टक 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 2 बार कट कर दिया। लिखिए, लिखते वर्ड्स में, ताकि वर्ड्स में आपके जहन में बैठ जाए। A spring of a spring constant K is cut in 3 parts of length ratio 2:3:5. 2:3:5. Find out the spring constant of each part. Find out the spring constant of each part. सुने अब, फाइंड आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट। मैं बता रहा हूं क्योंकि सोचने का तरीका आपका भी सही हो सकता है, पर जो मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिए। एक स्प्रिंग किसी कुछ लंबाई रही होगी, इसको एक काटा और एक थोड़ा बड़ा काटा, एक थोड़ा और बड़ा काटा, किस लंबाई के रेशियो में काटा, 2:3:5। तो आप जैसे ही सवाल आपके सामने आए तो आप सबसे पहले ये मान लीजिए कि स्प्रिंग की लंबाई 2:3:5 में काटा है, तो इनका जोड़ कितना आया, 2 + 3 + 5 10। तो आप मान लो स्प्रिंग की लंबाई 10 मीटर थी, स्प्रिंग की लंबाई 10 मीटर थी, तो पहले टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 2 मीटर। अरे 2:3:5 पे आसान हो गया ना, नहीं तो 2:3 करने में दिमाग खराब होता। अरे 2:3:5 मान लो कि 10 मीटर की लंबाई थी, तो पहले हिस्से की लंबाई, दूसरे हिस्से की लंबाई 3 मीटर, तीसरे हिस्से की लंबाई 5 मीटर। क्या सिखाया है मैंने आपको, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? नहीं, अभी मैंने क्या सिखाया आपको, पहले लाइन आज की, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अभी सबसे पहली लाइन आज की क्लास में यही थी, लेंथ कम तो
स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा, तो इसकी लंबाई 10 मीटर थी, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना था? इसकी लंबाई 2 मीटर है, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा? लंबाई कम तो स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा हो जाता है, 5K हो जाएगा। अरे समझ में आया? मतलब आप अगर सिंपल से रेशियो, अगर किसी ने बोला कि लंबाई कम हो रही है तो स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ रहा है, जितनी तो लंबाई इसकी कितनी हो गई? पहले इसकी 10 थी तो इसका 2 आ गया। पक्का? अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे मानिए, क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? स्प्रिंग की लंबाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप तो ऐसे मान लीजिए K इंटू L इज कांस्टेंट, तभी तो आ गया K बराबर C बाई L। L को दुगुना करोगे तो K आधा हो जाएगा, यही तो बोल रहा हूं मैं। तो आपने कहा K इंटू L बराबर कौन, अगर आपको मान लो रेशियो फेशियो अगर मुंह जवानी कर सकते हैं तो अलग बात है, अगर मुंह जवानी नहीं कर सकते हैं तो वैसे आपको करना चाहिए। लेंथ इसकी 10 थी तो इसकी 2 हो गई, 5 गुनी लेंथ कम हुई तो स्प्रिंग कांस्टेंट 5 गुना बढ़ जाएगा यार। वैसे तो मतलब इतना क्यों नहीं कर सकते? मेरे को तो ये लगता है इतना रट्टा फॉर्मूले कहां में घुसेड़ता रहूं। इतना समझ में आना चाहिए। लेंथ इसकी 10 थी तो स्प्रिंग कांस्टेंट K था, लेंथ इसकी 2 है तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा? लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेंथ कितने गुना कम कर दी? 5 गुना कम कर दी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 5 गुना बढ़ जाएगा, तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आएगा K1 बराबर 5K, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2। लेंथ थी 10, 10K बाई 3। अरे 10K बाई 3 हो गया, इसका 10K बाई 2 हुआ, इसका कितना हो जाएगा? 10K बाई 3, इसका 2K। K3 बराबर लेंथ कितनी हो गई? हाँ आधी, तो स्प्रिंग कांस्टेंट 2 गुना 2K। आंसर। फिर भी अगर सेफेस्ट बेट खेलना है तो आप ये मानिएगा जो K इंटू 10 है K1 इंटू 2 है। K1 इंटू 2 बराबर K इंटू 10, तो K1 बराबर K1 इंटू 2 बराबर K इंटू 10, तो K1 कितना आ गया? 5K। इसके लिए K2 इंटू 3 बराबर K इंटू 10, K2 इंटू 3 बराबर K इंटू 10, तो K2 कितना आ गया? 10K बाई 3। पक्का? उतार लीजिए। ये लास्ट सवाल था, बिल्कुल बहुत सारे लोगों ने फटाफट कर भी दिया। 5K, 3K, 2K। राहुल उल्टा हो गया शायद आपका। ठीक है भाइयों, हमने 4 तरह के फोर्सेस समझ लिए, प्लीज उनको दिमाग में रखिएगा। अब अगर आप पुरानी चीजें भूलते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। mg का फोर्स है, टेंशन है, नॉर्मल है, स्प्रिंग फोर्स है। ये 4 फोर्स हमने सीख लिए। अभी हाल फिलहाल इन 4 फोर्स से हमारी दुनिया चल जाएगी। mg, टेंशन, नॉर्मल, स्प्रिंग। क्लियर है? कोई बात, बहुत ही बढ़िया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कहानी। राइट ऑन फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम। मेरी बात को समझिएगा। फ्री बॉडी डायग्राम, किसी भी चीज के साथ क्या होने वाला है, वो चलेगी, रुकेगी, दबेगी, टूटेगी, मरेगी, जिएगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर क्या फोर्स लग रहे हैं, ना कि इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस पे क्या फोर्स लगा रही है। मतलब मैंने अपना सर इस पे दे मारा और मेरा सर फट गया, तो इसलिए मेरा सर फटा क्योंकि दीवार ने मेरे को मारा है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? जिसको आप देख रहे होते हैं वो आपकी बॉडी हो गई। आई एम इंटरेस्टेड टू सी दिस थिंग। मैं किसी भी चीज को देख सकते हैं, आप फिजिक्स में जिसको चाहे उसको देख सकते हैं। आपने कहा कि मैं एनएमएस सर के अंदर जो उनका हार्ट है उसको देखना चाहता हूं, उसके ऊपर क्या क्या हो रहा है। तो हार्ट के साथ क्या हो रहा है, कैसे टंगा हुआ है, कैसे फंसा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तो आपको देखने पड़ेंगे हार्ट पर लगने वाले फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मेरे साथ क्या होने वाला है, मैं चलूंगा, रुकूंगा, गिरूंगा, मरूंगा, टूटूंगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मुझ पर क्या फोर्स लग रहे हैं। मैं किस पे क्या लगा रहा हूं उस पर डिपेंड नहीं करता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
मेरा हाथ यहां पर टूटेगा इसलिए क्योंकि टेबल ने मुझे मारा है। क्या मेरी बात है? मैंने टेबल को मारा मत सोचिए, कभी भी सब गड़बड़ हो जाएगी। एकदम फंडामेंटल बात है। मेरे साथ क्या होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मुझ पर क्या फोर्स लग रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लिखिए, इफ वी आर इंटरेस्टेड, यस यस बिल्कुल हर्ष, टू सी एनी बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी, आप जरूरी नहीं है कि पूरी बॉडी देखें। आपको लग रहा है एनएमएस सर का सिर्फ हार्ट को देखना है, तो एनएमएस सर के हार्ट को सिर्फ देख रहे हैं, तो वो एनएमएस सर नहीं है, उसका नाम पार्ट ऑफ द बॉडी कह देते हैं हम लोग कॉमन भाषा। आप जिसको देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। क्या लिखा? इफ यू, क्या लिखा? हाँ, एनी बॉडी और पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। देन यू मस्ट सी फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, उस पर क्या क्या फोर्स लग रहे हैं ये आपको देखना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको ये नहीं देखना है कि उसने किसके साथ क्या किया, उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। सिर्फ उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। क्लियर है क्या मेरी बात? वेरी गुड। फॉर नाउ एक्सेप्ट mg, all other forces on that body will come by contact, छूने से आएंगे, जिससे छुएगा, ठीक है, पक्का वहां का एक फोर्स आएगा, वहां से फोर्स आएगा। क्लियर है क्या मेरी बात? क्लियर है यहां पर? बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब हमें क्या करना चाहिए? जैसे आपको देखना है कि मेरी इस उंगली के साथ क्या होने वाला है, तो इस उंगली को आपको सिर्फ आपका इंटरेस्ट सिर्फ इस उंगली में, अर्जुन की तरह आपका इंटरेस्ट सिर्फ इस उंगली में, तो यही आपकी बॉडी है। काट के सोचिए इसको, भले जुड़ी हुई है। अब देखिए ये इसका एफबीडी बनाना होगा, तो एक तो हो गया mg, और कौन छू रहा है? ये बचा हुआ पार्ट, अरे यहां पे छू रहा है, यहां पे जॉइंट बनाया हुआ है, तो हम कहेंगे इस पे दो फोर्स लग रहे हैं कि mg का फोर्स और एक जॉइंट का फोर्स। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो जिससे छुएगा उसका, हम जिसको चाहे उसको देख सकते हैं। ये थोड़ी कि हमें इसको देखना, पूरी चीज देखना, जिसको देखना है उसको देखिए, पर उस पे सारे फोर्स दिखाइए। उस पे सारे फोर्स कैसे दिखाएंगे? एक तो mg लगेगा, उसके अलावा सारे फोर्स कौन से होंगे? छूने से आएंगे। तो हमें इंटरेस्ट ही है उस पर दिखाना है फोर्स। The representation of these forces on that body, the representation of forces on that body is called free body diagram, FBD. Is called free body diagram. अरे क्लियर है? उसको फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। जब भी दुनिया में कोई सवाल आए तो आपको बस अब आपको समझ से उसका एफबीडी बनाना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे वो चलेगी, रुकेगी, गिरेगी, दबेगी, मरेगी, जिएगी। किसी के बारे में कुछ बताना है तो देखो तो उस पर क्या फोर्स लग रहे हैं, देन ओनली यू कैन से समथिंग आउट ऑफ इट। पक्का? राइट ऑन। ड्रॉ एफबीडी इन फॉलोइंग केसेस। Draw FBD in following cases. ये जमीन है, हमारे पास वो चार जान पहचान वाले फोर्स हैं। ये है 10 kg का ब्लॉक, ये है 5 kg का ब्लॉक, और इसको एक आदमी ऐसे सवाल में, एक और इधर ऊपर से एक आदमी आया और वो 50 न्यूटन से इसको दबा रहा है। इस ब्लॉक का नाम 1 है, इसका नाम 2 है। इस ब्लॉक का नाम 1 है, इसका नाम 2 है, ठीक है। ब्लॉक का नाम 1 है, ब्लॉक का नाम 2 है। हमें 1 और 2 दोनों का एफबीडी बनाना है।
ध्यान से, FBD ऑफ 1 देख ले पहले, FBD ऑफ 1 तो सबसे पहले 1 बना देंगे, ब्लॉक बना देंगे अकेला, जिसको देख रहे हैं सिर्फ उसी को, फ्री बॉडी डायग्राम, ताकि मैं उसमें से फोर्स दिखाने हैं, इसको अकेला बना दिया। सबसे पहला फोर्स ग्रेविटी तो है ही है, तो ग्रेविटी कितना लगेगी इसके ऊपर, mg, g की वैल्यू 10 लेनी है जब तक कहा ना जाए। तो mg का फोर्स कितना आ गया इस 1 पे, 50 न्यूटन। तो एक फोर्स आपने दिखा दिया इसके ऊपर, mg 50 न्यूटन, दिख रहा है क्या, ऐसे दिखा दिया 50 न्यूटन। और कहीं टच कर रहा है क्या, कहां से, ब्लॉक 2 के साथ टच कर रहा है। इसको देखिए, ब्लॉक 2 के साथ टच कर रहा है, तो ब्लॉक 2 इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा ना। अब यहां सारे फोर्सेस समझ में आ गया। नॉर्मल किधर लगाएगा, ऊपर, पुशिंग फोर्स है, घर जाके रिवाइज करना चाहिए था आपको, पुशिंग फोर्स है, तो यहां पर एक लगाएगा नॉर्मल। कितना लगाएगा नहीं पता थोड़ी है हमें कितना लगाएगा, हमें पता थोड़ी, पहले से पता नहीं है, जो पता है वो पता है, जो नहीं पता है उनको अननोन के टर्म में लिखेंगे, हमें क्या पता कितना है। ये 50 न्यूटन है, तो एन से कंफ्यूज ना हो जाए, तो इसको सिर्फ 50 लिख दूं चलेगा। अरे नॉर्मल का भी सिंबल एन होता है, फिर आप एन 50 एन उसको एन मान लेंगे, बाद में 51 एन ना कर दें। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, 50 लिख दिया, यहां पर एक फोर्स लगाया एन। अरे नॉर्मल का सिंबल क्या होता है, एन। अरे सही है, नॉर्मल का सिंबल एन, और कहीं से ऊपर से एक आदमी दिखाया हुआ है, वो खुद ही दिखाया हुआ है, कितना फोर्स लगा रहा है 50, तो एक और फोर्स आ गया 50, हो गया काम खत्म, इसका FBD बन गया। FBD का मतलब है उस पे लगने वाले फोर्सेस आएंगे छूने से, एक्सेप्ट mg के अलावा जितने फोर्स आएंगे छूने से आएंगे और कहीं से नहीं आएंगे। अरे क्लियर है क्या, वेरी गुड। FBD ऑफ 2, डरना नहीं है, कोई अपने रिचुअल फिचुअल नहीं फॉलो करने, जो मैं कह रहा हूं वही करना है। 2 का FBD तो बनाया पहले मैंने 2, ब्लॉक नंबर 2 बना दिया। बताइए सबसे पहले कौन सा फोर्स दिखा दें, mg कितना हो गया इसका 100, तो ये हो गया 100, ये हो गया 100, mg दिखा दिया। कहां कहां छू रहा है, ग्राउंड के साथ और 1 के साथ, 1 के साथ छू रहा है, तो वहां 1 से एक नॉर्मल आएगा, 1 से नॉर्मल किधर की तरफ आएगा, डाउनवर्ड, पुशिंग फोर्स होगा, और वो जितना 2 1 पे लगा रहा है उतना ही तो 1 2 पे लगाता है। इसका सिंबल हम ऑलरेडी n यूज कर चुके हैं, बताइए, तो इसका मतलब है इसके ऊपर भी ऊपर से आएगा n, सेम ही आएगा, ये बात पता है आपको। और कहां से टच कर रहा है, ग्राउंड से, पर ग्राउंड से क्या टच कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स की वैल्यू तो नहीं पता है हमें, लेकिन ग्राउंड किधर फोर्स लगाएगा, अपवर्ड, तो उसको बोल दिया N1। अरे पता नहीं है तो सब अननोन है, N1 खत्म FBD। अरे क्लियर है, FBD समझ में आना चाहिए कैसे बना रहे, कुछ और नहीं करना है, सिर्फ FBD बनाना है, FBD बनाना आना चाहिए, FBD बनाना आना चाहिए। जब तक FBD बनाना नहीं आएगा कोई फायदा नहीं होने वाला, पक्का क्लियर है, गुड। ये एक ब्लॉक है, ये 5 kg का है, इसके ऊपर इधर से कोई फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का, इसके ऊपर इधर से कोई फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का। अरे दिख रहा है क्या, 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है 2 kg का, 2 kg का, क्लियर है क्या मेरी बात। और यहां पर एक फोर्स इस जगह पे और लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का, इसका नाम 1 मान लेते हैं ब्लॉक का, इसका नाम 2 मान लेते हैं ब्लॉक का। बताइए 1 पे क्या क्या फोर्स है, अब तेज करेंगे। 1 का FBD, 1 का FBD 1, एक तो गया उसका वेट कितना 20 kg, 20 न्यूटन, और नॉर्मल ऊपर की तरफ, लेट्स से उसको n नाम दे दें, n, और कोई फोर्स, और कहीं छू रहा है किसी से, नहीं छू रहा है, बहुत बढ़िया। अब आया 5 kg का, क्या क्या फोर्स, ग्रेविटी कितना 50, और क्या एक तो 10 जो दिख रहे हैं वो तो बना ही देते हैं, 10, और इधर से 10, और ऊपर से नॉर्मल किधर की तरफ आएगा, नीचे कितना n, n ही क्यों, इक्वल होंगे, और क्या आएगा ग्राउंड का नॉर्मल, क्या वो भी n है क्या, वो अलग है, तो N1। अरे चेक करिए, FBD एकदम सिंपल काम है, एकदम सिंपल काम है, पर पूरा खेल FBD का ही है। आसान केस में बन जाते हैं, मुश्किल केस में नहीं बन पाते,
और पूरा खेल एफबीडी का ही है। जब तक एफबीडी मन में नहीं आएगा, मन में आए या फोटो में आए, एफबीडी आना चाहिए। बिना एफबीडी के पूरी फिजिक्स में कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जिसको देखना है उस पर फोर्स क्या लग रहा है वही इंपॉर्टेंट है। क्या करेगा, इसके जीवन में होने क्या वाला है, वो सारा इन फोर्सेस से डिसाइड होता है। तो एफबीडी बनाना आना चाहिए। क्लियर है? अगला, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास इस पे स्मॉल एम है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, यहां से एक रस्सी बंधी हुई है, ये ऐसे है। बनाइए एफबीडी दोनों का, दोनों का एफबीडी। पहले स्मॉल एम का, स्मॉल एम पे बताइए क्या क्या फोर्स है स्मॉल एम पे। इधर की तरफ डाउनवर्ड mg, ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ ही होगी, mg। और वेज का नॉर्मल, नॉर्मल कैसा फोर्स है, पुशिंग, और हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, तो नॉर्मल किधर लगेगा, इधर, तो नॉर्मल लगा इधर। अब ध्यान से देखिए एक बात, ये लगाया नॉर्मल। जब भी कोई तिरछे मिर्चे फोर्स होंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा किधर की तरफ है, बताना पड़ेगा कि तिरछा तो ऐसे ही बना सकता है, कोई ऐसे बना सकता है, कोई ऐसे बना सकता है, तो हमें एंगल दिखाना पड़ेगा। एंगल दिखाने का क्या तरीका, देखें ध्यान से देखें, ये एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, दिख रहा है क्या, थीटा है। दो लाइनों के बीच का जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल होता है, ये एंगल थीटा है। क्या बोल गया मैंने कहा लाइफ में अगर दो लाइनें हैं, थोड़ा दिक्कत आ रही है, दो लाइनें हैं, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है, अगर इसके परपेंडिकुलर लाइन ये खींची जाए और इसके परपेंडिकुलर लाइन ये खींची जाए तो इनके बीच का एंगल भी थीटा होता है। क्या बोला मैंने, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दो, मेरे मास्टर जी ने 9th क्लास में मेरे प्रिंसिपल ने सिखाई थी, ये बहुत काम की चीज है। दो लाइनों के बीच का जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर के बीच के एंगल के बराबर होता है। आसानी से प्रूव कर सकते हैं, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये भी 90 माइनस थीटा हुआ, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा हुआ, तो ये भी थीटा हुआ। अरे चेक करिए, तो आपका जैसे ही आपने इस पे नॉर्मल इधर दिखाया, सवाल में इसके और इसके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, इसके बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड के बीच का, तो ये क्या, ये लाइन क्या इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर है क्या, अरे ये लाइन क्या इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या, ये लाइन हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का भी एंगल थीटा होगा, ताकि कंपोनेंट तोड़ना आसान हो जाए। अरे समझ में आया क्या बोला, दो लाइनों के बीच का जो एंगल होता है वही उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल होता है। कम से कम 100 बार बोलूंगा ये बात, समझ में आया। दो लाइनों के बीच का जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच का भी वही एंगल है, सेम एंगल। क्लियर है? तो तुरंत आपको थीटा दिख जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, थीटा लें 90 माइनस थीटा लें, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है, तो ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, फटाक से आंसर आएगा। सिर्फ इसलिए ताकि आगे काम आएगा। अभी एफबीडी में नहीं भी दिखा दे तो चल जाता, पर दिखा देना चाहिए। क्लियर है किसका एफबीडी बनाया? और कोई फोर्स तो नहीं है? क्यों टेंशन, क्यों टेंशन क्यों नहीं है? छूने से आता है उसको। रस्सी कहां छू रही है बे, रस्सी तो छू नहीं रही है। आप किसका बनाएंगे? वेज का। वेज पे क्या क्या फोर्सेस हैं? एक तो उसका वेज का वेट कैपिटल mg, एक जमीन से नॉर्मल n1, एक ब्लॉक से नॉर्मल सेम n, अरे n थीटा, अरे वही थीटा कैसे बनाया समझ में आया ना आपको? और रस्सी से टेंशन, टेंशन कैसा फोर्स होता है? पुलिंग। टेंशन कैसा फोर्स होता है? पुलिंग। रस्सी हमेशा क्या कैसा फोर्स लगाती है? पुलिंग। किसका एफबीडी बन गया? वेज का। अरे क्लियर है एफबीडी? वेरी गुड। एफबीडी बनाना नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। एफबीडी बनाना आना बहुत जरूरी है, एफबीडी बनाना आना बहुत जरूरी है। अगला, 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 ध्यान से।
M1 M2 M1 M2 पुली ना कहे आइडियल होगी, आइडियल मतलब मासलेस, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस, फ्रिक्शनलेस। ठीक है, अब ध्यान से देखिए पहली बात, इस ब्लॉक पे क्या फोर्स लग रहा है M1 पे, टेंशन और mg, इस पे पर टेंशन है दोनों में, लेकिन एक बात है कि अगर यहां टेंशन T होगा तो यहां पर हर जगह टेंशन T होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनलेस मासलेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, रस्सी मासलेस हो गई, लेकिन क्या बताया था टेंशन कब सेम रहता, जब भी कोई फोर्स आए उसके अलोंग अगर कोई फोर्स नहीं आता, अरे याद है, तो इसका मतलब यहां टेंशन T है तो यहां भी टेंशन T होगा, अननोन अलग नहीं मानने पड़ेंगे, T और T ही होगा। कब बदलेगा? जब कोई बीच में ऐसा आदमी आ जाए जो रस्सी के अलोंग फोर्स लगा, याद है ना ये बात? ठीक है, अब M1 का FBD बनाइए, M1 का FBD, M1 का FBD बनाया, M1G नीचे, बहुत बढ़िया, टेंशन ऊपर, पुलिंग फोर्स है ना, यस। M2 का FBD बनाइए, M2 पे क्या क्या फोर्स, M2G नीचे, और ग्रेविटी तो हमेशा पुल करेगी, T ऊपर, हो गया FBD। पक्का? यहां पे एक स्पेशल केस आया, ये इंपॉर्टेंट है, पुली का FBD, पुली का FBD बनाइए, पुली का FBD, यहां कुछ नया सीखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, आपके लिए नया नहीं होगा पर वो नया है, आपको पता नहीं होगा। पुली का FBD बनाते हैं, बताइए पुली पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। देखिए बस, पुली मासलेस है तो mg फेमजी तो होता नहीं है, पुली मासलेस है तो mg फेमजी होता नहीं है, पक्का? पुली मासलेस है तो mg फेमजी नहीं होता है। क्या क्या फोर्स लग, पुली का FBD बनाइए, सबसे पहले क्या बनाएंगे, पुली, ये बना दी पुली, mg दिखाने की जरूरत है नहीं, बताइए क्या क्या कहां कहां छू रही है, ये कौन सा फोर्स है, रस्सी पुली पे कहां लग रहा है, हाँ? पुली पे कह रहे हैं ऊपर एक रॉड वॉड लगी होती है ये, अरे ये रॉड जो होती है पुली के, अरे पुली हवा में लटकी थोड़ी रहेगी, तो इसके सेंटर से एक रॉड लगा देते हैं या रस्सी लगा देते हैं, जो भी लगाएंगे वो लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? सेंटर को अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सल, क्या बोलते हैं, पुली का एक्सल, एक्सल जिसपे पुली घूम सकती है उसको एक्सल कहते हैं। अरे समझ में आया? उससे कुछ चीज बांधी जाती है, अरे पुली को कहीं जोड़े वोड़ोगे ना, कहीं हवा में लटकी रहेगी क्या, तो ये कई बार रॉड भी हो सकता है, रस्सी भी हो सकता है, सवाल में अलग अलग पूछेगा क्या होगा, रॉड है या रस्सी, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, पुली पर एक एक्सल का फोर्स आएगा, लेट्स से इसका नाम T1 रख दिया, अरे उसको FA लिख दो, कुछ भी लिख दो, T1 लिख दो, FA लिख दो, T1 लिख दिया, क्योंकि 99% का रस्सी होती है पर कुछ भी हो सकता है। और क्या फोर्स आया, और अगर आप देखिए कहां छू रही है रस्सी पुली को, और कौन छू रहा है, आंख बंद करके पुली को देखिए, उसको कौन कौन छू रहा है, ये रस्सी इसके ऊपर गई हुई है, वो उसको दबा रही है ना यार, तो दिख ही नहीं रही है कि आपको टीटी कैसे लग गया पता नहीं, पुली को कौन, पुली को देखो सिर्फ फ्री पुली, मन में सोचो ये पुली है, इसको कौन कौन छू रहा है, मैंने कहा यार 20 से ये ऊपर धागा गया है, बहुत सारे दिखा पुली के ऊपर, ये बड़ी पुली है, तो इसके बाद ये रस्सी है, ये ऐसे, अब ये रस्सी है, तो क्या ये रस्सी हर जगह दबा रही है, दिख रहा है क्या आपको? तो पुली का FBD बनाया, पुली पे बनाया T1 और बहुत सारे ऐसे, अरे दिखना चाहिए, अरे दिखना चाहिए, ये DN 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 खूब सारे, क्लियर है? पक्का? तो ये अगर कोई असली में पुली का FBD पूछे तो ये है पुली का FBD, पक्का? अरे क्लियर है मेरी बात? अब लेकिन हम यहां पे इतनी मेहनत तो नहीं कर सकते, जब हमें आज से कभी भी बोलेगा पुली का FBD बनाओ, तो पुली के ऊपर जो रस्सी लिपटी हुई है उसको पुली का पार्ट मानेंगे, नहीं समझ में आया? उसको पुली का पार्ट बनाएंगे, पुली जो फ्री पुली आप बनाएंगे वो फ्री पुली होगी, ये पुली भले बनाते नहीं है इतने साफ सुथरे से, ये है पूरी पुली, इसको मानेंगे पुली, अरे दिख रहा है क्या, इसको पुली मानेंगे, इसको पुली मानेंगे, पुली और उसके ऊपर लिपटी रस्सी को इकट्ठे एक बॉडी मानेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई? पुली और उसके ऊपर
जो रस्सी है उसको मिलाकर पुली बोलेंगे आगे से, ताकि थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाए। क्योंकि उसका मास कितना है जो टुकड़ा लपटा हुआ है, मासलेस है, तो क्या जोड़ने में कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है। तो हमने उसको पुली, जब कोई बोलेगा आगे से पुली का एफबीडी बनाओ, तो सिर्फ पुली का नहीं बनाएंगे, पुली में तो ये असली एफबीडी है। अरे सर मैं तो क्या मानेंगे, जो रस्सी का टुकड़ा पुली के ऊपर लिपटा हुआ है वो पुली का ही पार्ट मान लेंगे। अब ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, दिख रहा है क्या पूरा स्ट्रक्चर। अब बताइए कहां कहां से छू रहा है, कहां कहां से, इसको कौन कौन बाहरी आदमी छू रहा है। एक तो एक्सेल वाला, यहां से हो गया T1, और जब ये रस्सी है तो इसके नीचे इधर इधर लटकी हुई रस्सी है क्या। अरे अब ये नॉर्मल दिखाने की जरूरत नहीं है, वो तो अंदर अंदर हो गया। अरे समझ में, रस्सी ने ब्लॉक पे, रस्सी ने पुली पे, पुली ने रस्सी पे, सब मिला के अंदर हो गया। बाहर से कौन कौन छू रहा है, क्या इसके नीचे यहां कुछ लटका हुआ है क्या, क्या इस रस्सी के नीचे यहां पे लटका हुआ है कुछ, तो वो क्या रस्सी है, वो भी दूसरी रस्सी है। क्या इस रस्सी के नीचे एक और रस्सी है, वो क्या करेगी, इसे पुल, रस्सी से पुल कर सकती है, तो क्या एक फोर्स लगेगा T। अरे चेक करिए, क्या उधर से भी रस्सी पुल कर रही होगी T, यही आप बनाते आए हैं T2T। तो ये T किसका, ये क्या किया है हमने, किसको क्या बनाया, पुली का मतलब क्या बनाई आगे से, भले ऐसे ही बनाएंगे पुली, लेकिन आगे से पुली में मन में ये होना चाहिए कि पुली के ऊपर जो रस्सी है उसको हम किसका पार्ट मान रहे हैं, पुली का। तो ये पुली पूरी, इस पुली का मतलब हो गया पुली प्लस रस्सी। अरे क्लियर है। तो अब इसको कहां कौन छू रहा है, नीचे एक रस्सी छू रही T और T1, ये बनाएंगे। क्लियर है, अरे पक्का। तो ये एफबीडी बनाएंगे। 99% केसेस में पुली के एफबीडी ऐसे ही बनेंगे, 99.99% केस, हर केस में नहीं। और पुली हमारी कैसी होती है, मासलेस, पुली कैसी होती है, मासलेस। तो इसलिए लोगों की आदत होती है T2T, क्योंकि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो T1 ना लिखे, उनकी आदत में रहता है T2T, पर हमेशा नहीं होगा ये। जब आपको T1 मन में सोचे तो कि दोनों बराबर, पुली मासलेस और कोई फोर्स है नहीं, तो आपने कहा T1 2T ही होगा। समझ में आया। तो T1 की वैल्यू आ गई 2T, एक्सेल का फोर्स ये T1 बराबर 2T। अरे दिख रहा है क्या, वेरी गुड ईशान। लेकिन समझिए क्यों आया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुली का जब भी अब आगे से एफबीडी बनेगा, क्या मानेंगे, पुली स्ट्रिंग। बहुत बढ़िया, आगे अगला एफबीडी बनाना आने चाहिए, तो पुली की एफबीडी में कभी गड़बड़ नहीं होगी। क्लियर है, वेरी गुड। ये एक रॉड है, रॉड से मैंने एक पुली यहां पे टांग दी, उस पुली का मास m है, पुली का मास m है। ये बात समझिएगा, इंटरेस्टिंग है, हर बात इंपॉर्टेंट है। पुली का मास m है, इसको वेल्ड कर दिया गया, एक रॉड लेकर रॉड के साथ वेल्ड करा जाएगा ना। क्या रस्सी से बना, रस्सी से टांग सकते हैं ऐसे, थोड़ा दिमाग भी लगा करो, रस्सी से ऐसे तो नहीं टांग सकते, ऐसे पुली को रस्सी से ऐसे टांग दिए, रॉड गाड़नी पड़ेगी, फिर वेल्डिंग करनी पड़ेगी, तभी तो पुली सीधी रहेगी। तो ये बोलता नहीं है वो कि वेल्ड किया गया, इतना समझाता नहीं, थोड़ा कहता है तुम भी तो सोच लो बे गरीबो, तुम भी तो सोचो कि ये रॉड से ही तो पुली को टांगोगे, ऐसे रस्सी से बांध के, ऐसे पुली, यहां पे पुली बांधी, रस्सी ऐसे ऐसे हो जाएगा क्या, तो गिर जाएगी। समझ में आ रहा है। तो ये रॉड से पुली को वेल्ड किया गया, पुली का मास m है, पुली का मास m है। अरे क्लियर है मेरी बात, लेकिन फ्रिक्शनलेस है, पुली कैसी है, फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ पुली है, मास m है। पक्का क्लियर है, गुड। बनाइए एफबीडी, m का बनाइए और पुली का बनाइए, ब्लॉक का बनाइए और पुली का बनाइए, ब्लॉक का बनाइए और पुली का बनाइए, ब्लॉक का और पुली का। ईशान, दिति, राकेश, गलत मत करना भाइयों। थैंक यू मिरान, थैंक यू राकेश।
बनाया? ध्यान से देखते हैं, अब गड़बड़ हुई होगी। पहले आया ब्लॉक का, इस पे क्या क्या फोर्स है बताइए? mg और टेंशन T, mg और टेंशन T। क्या T हर जगह सेम रहेगा? क्यों रहेगा बेटा? स्मूथ है ना। अरे मैंने आपको बोला था रस्सी के अलोंग कोई फोर्स नहीं आता है तो टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम रहता है। तो टेंशन हर जगह, अगर यहां T है तो यहां भी T ही रहेगा। तो ये ब्लॉक का FBD एकदम सही है। अब किसका बनाना है? पुली का। तो पुली आपकी क्या होगी? ये है पुली। अब थोड़े समय तक तो मैं बना, ये है पूरी पुली, ये है आपकी पुली, आपको दिखना चाहिए। पुली विद स्ट्रिंग इज योर पुली फ्रॉम नाउ। अभी आपको समझ में आया ना? तो पुली के विद स्ट्रिंग ऐसे ही होगी। अरे यहां पर ऐसे जुड़ी होगी, ऐसे क्वार्टर में जुड़ी होगी स्ट्रिंग। तो ये हमने ऐसे बना दो, जैसे पुली है वैसे बना दिया विद रस्सी, ये हो गई पुली। बताइए अब इस पे FBD बताइए, बताइए क्या क्या फोर्स है? एक mg, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी बताइए। एक टेंशन यहां से T और एक टेंशन यहां से T, रस्सी के अलोंग ही टेंशन लगता है। और रॉड जब आती है, एक्सल जब आता है, जब वेल्डिंग होती है तो वो क्या कहती है तुम्हें? अगर मान लो यहां पर मैंने इसको वेल्ड कर दिया है, ऐसे यहां पे इसको वेल्ड कर दिया, इसके ठोक दिया है, तुम इधर खींचोगे तो वेल्डिंग वापस बैकवर्ड लगा लेगी, इधर खींचोगे तो वेल्डिंग ऊपर लगा लेगी। तो वेल्डिंग किधर फोर्स लगाती है नहीं पता, तो जिधर चाहे उधर लगा सकती है। वेल्ड कर दिया गया किसी चीज को तो वो उस बॉडी को घिरने नहीं देगी, तो जिधर चाहेगी उधर फोर्स लगा सकती है। तो हमें पता ही नहीं किधर लगा रही है। तो जब भी ऐसे वेल्डिंग वाली जगह पे फोर्सेज आएंगे, या हिंज जहां पे होगा वहां पे फोर्सेज आएंगे, जहां हिंज कर दिया गया है, वेल्ड कर दिया गया है, वहां पे हमें पता ही नहीं है, वहां पे उसके गुछ गुछ करके कुछ हुआ होगा अंदर, तो दिख नहीं रहा, नॉर्मल है कि क्या है, वो तो वेल्ड कर दिया गया। तो उस पर जो भी फोर्स लगेगा उसको हम हमेशा ऐसे बनाएंगे, मान लिया Fx Fy, हमें क्या पता किधर लगा रही है, तो हमने कहा दोनों तरफ मान लेते हैं लगा रही है, जीरो आना होगा जीरो आ जाएगा कोई। तो हमेशा जब भी एक्सेल वेक्सेल आएंगे तो Fx और Fy दोनों दिखाएंगे। अरे क्लियर है? yes, तो एक्सेल का फोर्स कभी भी इस तरह का आएगा जब जहां क्लैरिटी है, जहां क्लैरिटी है। जैसे पिछले वाले में क्लैरिटी थी कि साला ऊपर ही लगाना पड़ेगा भाई, ऊपर ही रोकने के लिए ऊपर लगाना पड़ेगा। यहां पे थोड़ा दाएं बाएं सब आ रहा है फोर्स, तो हमें क्या पता किधर लगाना पड़ेगा। अब उसमें भी दोनों तरफ मान लेते तो अपने आप जीरो आ जाता, ये वाला चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या मेरी बात? Fx Fy, तो दिस इज द FBD। क्लियर है मेरी बात? अगला अगला ये एक ब्लॉक है मास m का, ये एक मंकी हैंग कर रहा है, ठीक है? मंकी का मास है m1, ब्लॉक का मास m है। मंकी का मास m1, ब्लॉक का मास m है, दोनों का FBD बनाइए। मंकी का हैंग कर रहा है, वो बताया हुआ है, लटका हुआ है, फिसल नहीं रहा है, फिसल में हैंग कर रहा है। M1 M, पहले बताइए क्या पूरी रस्सी में टेंशन एक जैसा होगा? क्या नहीं होगा। तो हमने तो सारे केसेस वैसे ही डिस्कस कर लिए। तो यहां के टेंशन को पहले T1 लिख लीजिए और यहां के टेंशन को T2 लिख लीजिए। भाई टेंशन सेम नहीं होगा तो T2 T2 होगा। अब बताइए ब्लॉक क्या 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 फोर्स है? mg नीचे, T1 ऊपर, ठीक है? पक्का? मंकी पे मंकी बना देता हूं मैं। ये मंकी बना दिया, ठीक है? बताओ क्या क्या फोर्स है? m1g नीचे और T2 कहां से? मंकी को कहां से T2 लग गया? मंकी को फ्री बॉडी सोचा नहीं आपने, मंकी सोचिए। मंकी जैसे सोचेंगे तो सिर्फ फ्री मंकी, तो बीच की रस्सी गायब, सिर्फ मंकी दिख रहा है। तभी मैंने क्यों हाथ बनाया, मैं पागल नहीं हुआ हूं कितना बड़ा फोटो बना के हाथ बनाया। मंकी मतलब सिर्फ मंकी, तब बाकी सब छूमंतर। तो मंकी ऐसा हुआ, उसके हाथ में कुछ है, हाथ में रस्सी है, पर फ्री मंकी तो ऐसे ही हुआ ना, फ्री मंकी। अरे जब आपने कहा एनएमएसआर पेन पकड़े हुए, बोला एनएमएसआर का FBD बनाओ, तो पेन बाहर का आदमी हो गया। अरे समझ में आ गया मेरी बात? एनएमएसआर ये बच्चे कपड़े वपड़े सब बाहर के हैं। अरे समझ में आ गया मेरी बात? तो मंकी बना दिया हमने। अब मंकी पे सोचिए, दिमाग लगा के क्या हो रहा होगा। एक तो M1G है, इधर से रगड़ रहा होगा इसे,
ऐसे ऐसे फ्रिक्शन आ रहा होगा मंकी के ऊपर, देखिए ऐसे ऐसे पकड़ के रखा है मंकी ने, तो मंकी के ऊपर क्या हो रहा होगा, मंकी के हाथ पर फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा। तो आप फील करिए ना, अगर आप पकड़ के लटके हुए हैं, अगर रस्सी स्मूथ होती, चिकनी रस्सी होती, ऐसे पकड़ के लटकते कुछ नहीं होता, ऐसे पकड़ के लटके हुए हो तो यहां पर ऐसे 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 फोर्स लग रहा होगा ना। अरे देखिए रस्सी ने खींचा होगा, अरे पक्का, तो कौन सा आया वो फोर्स, फ्रिक्शन। अब इसमें हुई कचरा, फ्रिक्शन आ गया, दिमाग खराब। तो अब हम क्या करते हैं, हम ये मानते हैं कि मंकी के हाथ में जो रस्सी फंसी हुई है वो मंकी का पार्ट है। मंकी के हाथ में जो रस्सी है वो मंकी का पार्ट है। तो अब ये हुआ मंकी विद रस्सी। अब आसान है, ऊपर से दूसरी रस्सी, नीचे से दूसरी रस्सी, फ्रिक्शन हो गया इंटरनल। अरे फ्रिक्शन कैसा हो गया, इंटरनल। तब आपने कहा कि नीचे T1 जो आपने रटा हुआ था, ऊपर T2। अरे सर में आया, क्यों, क्योंकि अब ये मंकी है, ये पेन के साथ मंकी है, दिख रहा है क्या आपको। तो अब ऊपर इसको यहां ऊपर कोई छू रहा है, तो देखिए यहां से क्या ऊपर की, ये मंकी है, ये पूरा मंकी है। कहां गया मंकी हमारा, ये पूरा मंकी है। इसके बाहर से कौन कौन है, यहां पे छू रहा है देखो, अरे ये हरा हरा पूरा मंकी है। ये पेन विद एनएमएस सर इज मंकी। अरे सर में आ रहा है मेरी बात, इसको ऊपर से कोई छू रहा है और नीचे, ये तो अंदर वाले तो फोर्स हो गए, उनका क्या लेना देना हमें। इसीलिए हमने क्या दिखाया, T2 ऊपर T1 नीचे। तो क्या सीखा, जब भी कोई मंकी वंकी टंगा होगा तो मंकी और उसके अंदर की रस्सी, करते आप यही आए हैं बचपन से। पर एक दिन कंफ्यूजन आपके दिमाग में आएगा जब आपको लगेगा फ्रिक्शन भी तो लगेगा, जब थोड़े से बड़े हो गए तब आप पागल हो जाओगे। और उस समय वो कब हो गया, ऐसे ख्याल कब आते हैं, पेपर में। तो ये भी वाला तो होगा, रस्सी तो टेंशन तो लग रहा है, पर वो जहां पकड़ा है वहां फ्रिक्शन भी तो होता है। तो सब गटकचरा होने लगता है, सब दिमाग इधर उधर घूमने लगता है, समझ नहीं आता हो क्या रहा है इस सवाल में, क्योंकि सारे थॉट आने लगते हैं। उस समय ज्यादा आप सचेत हैं, तो बहुत सारे थॉट आते हैं, आपको लगता है ये भी हो गया होगा, ये ऐसे हो सकता है, इसलिए सवाल गलत हो जाते हैं। तो पूरी चीजें क्लियर होनी चाहिए क्यों कर रहे हैं। देखते हैं हर्ष, अरे चेक करिए, वैसे जानकारी के लिए पैरेलल पर मैंने कहा देखते हैं, सवाल आएंगे तब देखते हैं। समझ में आया, अगला नेक्स्ट मान लीजिए किसी चलने वाली चीज में, जैसे कोई वेज है, उसमें कोई पुली गड़ी हुई है, रस्सी से नहीं बंधेगी। अब रस्सी से नहीं बांधेगी, ऐसे लूप लूप करेगी। अरे सर में आ रहा है, गड़ी होती है पूरी रॉड रूट लगा के। अब पतला सा लाइन, रस्सी और रॉड सब एक ही जैसे बनाते हैं, तो लगता है कि ये ऐसे पतली सी है। पक्का, अगर किसी चीज में, किसी चलने वाले ब्लॉक में पुली गड़ी हुई है, तो पुली, जब ब्लॉक का एफबीडी बनाने को आपसे बोले तो आप माने पुली उसी का पार्ट है। अरे सर में आ रहा है मेरी बात। अरे जब आपको कोई बोलेगा एनएमएस सर का ब्लैक फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इतना कॉमन सेंस है कि ठीक है, चश्मा एनएमएस सर का ही पार्ट है यार। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात। आपको कोई चश्मा यहां से ऐसे फोर्स लगा रहा है कान के ऊपर, कपड़े लगा रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना लाइफ, घड़ी लगा रही है, तो आप ये मान लो कि जो चीज चिपका हुआ है इनसे, तो इसी का पार्ट मान लेते। जब भी कोई वेज पे कोई ब्लॉक अगर लगा होगा, वेज पे कोई पुली गड़ा हुआ है, ठोक दिया, तो वो हम क्या मानेंगे, वो उसी का पार्ट है। क्लियर है। अब हमारा ये है सवाल, ये एम मास का ब्लॉक है, ये पुली है, ये रस्सी है, ये ब्लॉक है, ये मास एम है, ये एंगल थीटा है, ये कैपिटल एम है, ये थीटा है। ठीक है, बनाओ दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी। मंकी जो हाथ से फोर्स लगा रहा है वो सब इंटरनल हो गए पिछले सवाल में, तभी तो, क्योंकि अब रस्सी और को उसका मंकी का पार्ट मान लिया राकेश। लास्ट सवाल है ये, सबसे पहले ब्लॉक का, क्या रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होगा? यस। पुली हमेशा जब तक कहा ना जाए फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस पुलिस को भी कोई टेंशन नहीं बदल सकती। पहले ब्लॉक का बताइए क्या क्या फोर्स।
mg नॉर्मल और टेंशन थीटा, ये तो थीटा दिया ही हुआ है। ये क्यों बनाता हूं मैं थीटा, ताकि बाद में कंपोनेंट करने में मुझे आसानी रहे। mg नॉर्मल थीटा दिख गया कि तीनों फोर्सेस। ये किसका एबीडी बनाया? ब्लॉक का। आप किसका बनाना है? वेज का। वेज मतलब ये इंक्लाइंड वेज कहते हैं, बड़े ब्लॉक को वेज कहते हैं, बड़े ब्लॉक को वेज कहते हैं, WEDGE वेज। वेज बनाया तो वेज बना, पहले वेज ही बना दो। देखिए वेज क्या है, ये है वेज क्या? नहीं है। ये है वेज क्या? नहीं है। पुली कहती है मैं रस्सी के साथ आती हूं, ये है वेज। पुली ने कहा है रस्सी मेरा हिस्सा है, वेज कह रहा पुली मेरा हिस्सा है, तो वेज पुली, वेज को बोलूंगा वेज आओ तो पुली लेके आएगा, पुली रस्सी लेके आएगी, तो ये है वेज। तभी आपको दिखाई देंगे चीजें, नहीं तो आपको सब गड़बड़ दिखाई देगी। अब आप अब इसको देखिए कौन कौन छू रहा है, इसको देखिए, ये पूरी चीज को समझ गए कौन सी पूरी चीज है अब आपके पास। ये आपके पास, जैसे मैं अगर लाल, जैसे मैं लाल कर दूं इस फोटो में, तो ये लाल वाली चीज आपकी काम की है, ये लाल वाली चीज, ये है लाल वाली चीज, दिख रहा है? अब देखिए लाल वाली चीज किसे किसे चूजे, इधर एक हरे से, अरे इधर एक हरे से, तो इधर टेंशन, एक इधर टेंशन, अरे देखो अब दिखाई देंगे ना आपको टेंशन, क्यों तिरछा लगाए हम इसके ऊपर, अरे दिख रहा है। और एक यहां से नॉर्मल, अब तो तेज काम कर लेंगे, ये थीटा, और एक इसका वेट, एक जमीन से नॉर्मल, खत्म, दैट्स इट। क्लियर है? तो एफबीडी बनाना सीखना पड़ेगा आपको। अब वो प्रैक्टिस और कुछ है नहीं भाई, जितनी बातें मैंने आज बोली इसके अलावा एफबीडी में कुछ भी नहीं है, इसके अलावा एफबीडी में कुछ भी नहीं है। यही सारे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं जहां पे दिखता नहीं है, एक्सेल आ जाता है। हाँ बेटा आगे, ओके ओके ओके, चलो बाय बाय रहेगा सभी को। एंजॉय योर लाइफ इफ यू फाइंड इट एंजॉयबल, अदरवाइज मेक इट, बिकॉज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज खुश रहना। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो IIT-JEE की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है, अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। If you find it worthy, please scan this QR code and contribute whatever you can.